student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our Prayap series for science. So Prayap series में हम लोग बच्चे लास्ट 10 years में बोर्ड में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे लास्ट 10 years की अगर हम बात करें तो उसमें बच्चे आपका रैशनलाइज हुआ सिलेबस, देन आपका एग्जाम पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू फोकस इज कि जो अब एग्जाम पैटर्न है उस बेस पे जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 1 विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने बच्चे इस चैप्टर की जो कंप्लीट वीडियो है वो नहीं देखी, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. एक बार आपको पूरा वो वीडियो देख लोगे ना, फिर ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी लगेंगे. ठीक है, सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव एमसीक्यू के फॉर्म में है. टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट x, y एंड z मस्ट बी. सो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे दी है. यहाँ पे देखो, इधर x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है. आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है. ठीक है, तो फटाफट से लिख लेते हैं. वी हैव ZnNO3 2 और इसको किया गया है बच्चे हीट, तो हमारे पास आ गया ZnO. यहाँ पे एक आएगा जो भी मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा, देन NO2 के साथ आएगा एक, और साथ में हमारे पास है O2. आप जरा बेटा ध्यान देखो, यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो 4 2 4 2, पहले में या तो 4 बोला है या 2 बोला है. वैसे देखो कुछ इक्वेशंस ऐसी होंगी जो देख के आपको ध्यान आ जाएगा, बट हम ऐसे मान रहे कि नहीं देख के हमें नहीं ध्यान आ रहा. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मान लो मैंने 2 लगा दिया. ठीक है, तो इस साइड पे जिंक कितने हो गए? 2. वहां पे देखे तो जिंक कितना है? 1 है, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा. ठीक है, अब अगर देखिए यहाँ पे जिंक 2 है, इधर भी जिंक 2 है. अगर मैं अब यहाँ पे ना ध्यान क्या रखोगे, आप NO3 साथ नहीं लोगे, N अलग लो, O3 अलग लो, क्योंकि वहां पे O अलग हो गया है. ठीक है, तो देखो अभी हमने देखा कि जिंक लेफ्ट साइड पे 2 है, उधर भी 2 है. ठीक है, परफेक्ट लग रहा है. उसके बाद अगर हम N की बात करें तो N हमारा यहाँ पे ये O के साथ है 3, N के साथ 2 है, 2 2 जा, इधर 4 है N हमारे पास. अगर हम उधर चले जाए, उधर कितना है? इधर हमारे पास सिर्फ यहाँ पे N खाली है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि O के साथ है 2. ठीक है, दोनों के साथ नहीं है. जब ऐसे ब्रैकेट लगता है तो दोनों के साथ कंसीडर होता है कि ये 2 N के साथ भी है और O3 के साथ भी है. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमारा 4 आ गया. अब आगे देखो, इधर भी 4 हो गया, इधर भी N 4 हो गया. O कैलकुलेट करते हैं. O ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना है? O 3 और साथ में ये बाहर है, तो 3 2 जा, ये क्या मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 हो गया, और बाहर भी 2 है, 6 2 जा 12. तो इधर ऑक्सीजन हमारे पास 12 है. यहाँ पे जरा काउंट करो, इधर कितने हैं? 2, बीच में प्लस आ गया, यहाँ पे 2 और आगे 4, 4 2 जा 8, फिर प्लस आ गया और फिर से 2, तो ये कितना हुआ? 8 9 10 11 12 हो गए 12. लो जी, यहाँ पे भी 12 आ गया, यहाँ पे भी 12 आ गया. हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई. और अगर इक्वेशन बैलेंस हुई है तो कौन से नंबर से हुई है जरा देख लें हम. यहाँ पे लगा 2, मतलब x की जगह हमने लगाया 2, y की जगह लगा फिर से 2, और जो z था उसकी जगह लगा 4. तो देखो 2 2 4, कहाँ पे 2 2 4? सी पार्ट. सो ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. द बैलेंस इक्वेशन रिप्रेजेंट. सो पहले हम खुद ही बना लें, अपनी करेक्ट इक्वेशन बनाते हैं और देख लेते हैं. सो सोडियम का रिएक्शन कराया है, सबसे पहले सोडियम ले लो. सो Na रिएक्ट्स विद किससे कराया है? वाटर से, H2O. ठीक है, टू फॉर्म, क्या फॉर्म कर रहा है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH. अब यहाँ पे देखो Na और OH दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल हम लिख सकते हैं NaOH. ठीक है जी, आगे क्या मिला साथ में? हाइड्रोजन गैस, तो प्लस H2 हो गया. अब जरा इसको बैलेंसिंग देख लो, यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे भी Na1 है, परफेक्ट. यहाँ पे H2 है, इधर देखो जरा, 2 3, यहाँ पे तो 3 हो गए, बैलेंसिंग नहीं है. अब इसको हम 3 तो बना नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ 2 कर दूं तो 2 2 जा 4 कर सकते हैं. सिमिलरली यहाँ H1 है, अगर मैं इधर 2 कर दूं सो ये हो जाएगा 2 प्लस उधर 2, तो यहाँ भी 4 हो जाएंगे. हो गया बैलेंस. लेकिन यहाँ पे जब मैंने 2 किया तो Na इधर 2 हो गया, तो इधर भी मुझे Na2 करना पड़ेगा. ठीक है, अब जरा चेक करें. सो यहाँ पे Na देखो कितना है, लेफ्ट साइड पे 2 है, उधर देखो Na कितना है? 2 है, परफेक्ट. नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन H की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 2 जा 4 है,
इधर देखें तो H 2 + 2 4 है, परफेक्ट। O की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 2 है, यहाँ पे देखो सिर्फ 2 है। सो दैट मीन्स अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब चेक कर लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमारे पास है 2Na, देन 2H2O, देन 2, ये मेरे ख्याल से हमारा ये वाला पूरा सेम है, ये भी सेम है। अच्छा, इसमें 2H2O, तो बी पार्ट में देखो आप 2Na, 2H2O, 2NaOH एंड प्लस H2O। बाकियों में देखोगे यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो ये नहीं हो सकता। इस वाले केस में देखिए तो यहाँ पे इन्होंने H2 के साथ 2 लगा दिया, वो गलत है। इसमें भी इन्होंने H2 के साथ 2 लगा दिया, तो गलत है। दैट मीन्स बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। In which of the following the identity of initial substance remains unchanged? अच्छा ठीक है, एक चीज और बता देती हूँ मैं, जो भी क्वेश्चन होगा ना यहाँ पे देख लेना। जैसे ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था, अगर हम लास्ट क्वेश्चन देखें तो 2022 में एग्जाम में आया था, इससे लास्ट जो हमने किया 2024 में आया था। तो इस तरीके से आप खुद ईयर देखते रहना, और ये अभी सारे 1 मार्क के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलो। So in which of the following the identity of initial substance remains unchanged? तो वो कह रहे हैं इनमें से किसमें ऐसा होगा कि जो इनिशियल सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी नहीं बदली। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि मतलब फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, बिकॉज केमिकल चेंज में क्या होता है, जो इनिशियल सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी बदल जाती है। तो जैसे कडलिंग ऑफ मिल्क, अब मिल्क से दही बन जाना, तो क्या दही में मिल्क का कोई फीचर बचा? नहीं, वो एक नया सब्सटेंस बन गया, तो ये केमिकल चेंज हो गया, मतलब इसमें आइडेंटिटी चेंज हो गई। सेकेंड देखो, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है आप समझ सकते हो, सॉल्ट है उसके क्रिस्टल्स बन के उसको वापस से आप बना सकते हो, मतलब इनिशियल वाले की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। तो एक ये हमारा ये तो ऑप्शन हो गया कि भैया क्रिस्टलाइजेशन से क्रिस्टल्स बने तो वो एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। क्योंकि वो फिजिकल चेंज है, मतलब जो इनिशियल सब्सटेंस था, जैसे अगर हम यहाँ क्रिस्टल्स की बात करें तो जिस सॉल्ट से बने उसके फीचर्स उसमें हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। जब हम ग्रेप्स को फर्मेंटेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एल्कोहल बन जाती है या वाइन वगैरह बनाने के लिए होते हैं, तो इनिशियल चीज तो चली गई। देन डाइजेशन ऑफ फूड जब हम खाते हैं और जो फाइनली डाइजेस्ट होता है, सो दैट इज अ केमिकल चेंज। इनिशियल चीज हमारे पास नहीं बची, सो देयरफॉर आंसर क्या है, बी पार्ट इज दी आंसर, क्योंकि ये फिजिकल चेंज है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन 2020 में आया था, आइडेंटिफाई X, Y एंड Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो रिएक्शन क्या है हमारे पास, पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड है हमारे पास। देन यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा कि वो ब्रेक डाउन हो गया, किस में, पोटेशियम क्लोराइड में और हमारे ऑक्सीजन में। तो पहली बात तो क्या किया जाता है, जब हीट करते हैं तो ये रिएक्शन आता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है हमारे पास KClO किस फॉर्म में होता है बच्चे, सॉलिड फॉर्म में होता है। KCl अगेन सॉलिड फॉर्म में होता है और O2 गैस फॉर्म में होता है। तो आओ जरा आप चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं X गैस है, लो जी उसने तो पहले ही कह दिया गैस है, गैस नहीं है सॉलिड है, गलत हो गया। बी में X सॉलिड है, करेक्ट। Y लिक्विड है, अरे भाई Y तो रिएक्शन है, जो चीज भी हम एरो के ऊपर लिखते हैं, जैसे हीट किया, सनलाइट दी, जो भी दी, ये तो एक प्रोसेस है ना कि क्या प्रोसेस किया है, तो वो लिक्विड तो नहीं हो सकता, हटा दो इसको। सी पार्ट देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं, नहीं, यहाँ पे हम स्टेट लिखते हैं कि फिजिकल स्टेट क्या है, तो ये भी गलत हो गया। डी पार्ट देखो, वो एक्स कह रहे हैं फिजिकल स्टेट ऑफ दिस, हाँ भाई ठीक है, फिजिकल स्टेट लिखते हैं सॉलिड। एंड KCl Y इक्वल्स टू रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं ना Y हमारा रिएक्शन कंडीशन है जो कि हीट होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और Z मतलब ये फिजिकल कंडीशन ऑफ O2, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। सो दैट मीन्स डी पार्ट में जो चीजें बोली है वो बिल्कुल करेक्ट बोली है। अब यहाँ पे देखो सिंपल नहीं उन्होंने दे दिया कि लो बेटा X आपका सॉलिड है, Y आपका हीट है और Z आपका गैस है, सिंपल नहीं बोला उन्होंने, लेकिन बात वही करी है कि X क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ KClO, क्योंकि X यहाँ पे भी है तो इन दोनों की फिजिकल स्टेट बता रहा है, Y जो है वो रिएक्शन कंडीशन बता रहा है और जो वो हमारे पास Z है वो फिजिकल कंडीशन बता रहा है O2 की। परफेक्ट है, क्लियर है।
सो डी पार्ट हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। सो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है ये। सो असर्शन क्या है, फॉलोइंग इज अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। सो जब आयरन का रिएक्शन समझ लो स्टीम से कह रहे हैं तो H2O से हो रहा है। सो पहला उन्होंने क्या बोला कि ये एक बैलेंस इक्वेशन है। पहले तो हम देख लेते हैं क्या ये करेक्ट इक्वेशन है। सो आयरन का रिएक्शन जब H2O से कराएंगे तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड हो गया और H2 हमारा अलग हो गया। ठीक है, बैलेंसिंग चेक करते हैं। Fe यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, परफेक्ट। इधर हाइड्रोजन 4 2 8 है, इधर देखें तो हाइड्रोजन 4 2 8, परफेक्ट। O इधर 4 है, इधर O 4 है, तो ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है, मतलब असर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन क्या बोल रहे हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर अ केमिकल इक्वेशन। बिल्कुल ठीक है, इसका क्या मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जितना यहाँ पे है वहां पे भी उसके बराबर ही होगा। यही हम बैलेंसिंग के टाइम चेक करते हैं, मतलब ये दोनों चीजें करेक्ट बोलिए। तो क्या आंसर होगा हमारा, both A and R are true and reason is the correct explanation of assertion. So दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है एंड उसी का ही रीजन बताया गया है। परफेक्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ बैलेंस। अब ये देखो ये 2021 का है, तो इस टाइम पे 1 मार्क क्वेश्चंस जो होते थे वो ऐसे एमसीक्यू फॉर्म में नहीं आते थे, तो इस तरीके से आ रखा है। अब इसका मतलब इन्हीं इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, हो सकता है 2 मार्क का कोई क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट ये दे दिया, सेकंड पार्ट कुछ और पूछ लिया। सो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते, बड़ा बेसिक सा है। So what is a balanced chemical equation? क्या होता है balanced chemical equation? An equation that has equal number of atoms of each element on both the sides of equation is called a balanced chemical equation. अब देखो जहां जहां थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये पूरा PDF एज इट इज मैं आपको दे दूंगी, टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगी, वहां पे आपको सारे आंसर्स कैसे फॉर्म करके लिखने मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से, अच्छा ये MCQ नहीं है, फिर से ऐसा ही है बट अगेन प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं बच्चे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो ये दे रखी है, इसको हमें ट्रांसलेट करना है। ऑल्सो 2019 का क्वेश्चन है ये, इसलिए वो ऑप्शंस मतलब एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है। ठीक है, सो बेरियम क्लोराइड, सबसे पहले बेरियम क्लोराइड BaCl। सो बेरियम क्लोराइड याद क्या करना है बच्चे, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोराइड की 1 होती है, तो B एक्सचेंज होती है ना। सो Ba के साथ 1 आएगा, 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन क्लोराइड के साथ 2 आएगा, तो ये हो गया BaCl2। ठीक है, प्लस रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। अब जब एल्यूमिनियम की बात करें सो Al सल्फेट हमारा होता है SO4। अब इनकी वैलेंसीज की बात करें तो SO4 की वैलेंसी होती है बच्चे 2, तो वो लगेगी एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो वो लगेगी सल्फेट के साथ। सो एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है यहाँ तक। नाउ इट गिव्स, रिएक्शन होने के बाद क्या आया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते ना, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के पास चला गया। सो ये हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो क्लोराइड की वैलेंसी तो 1, एल्यूमिनियम के साथ 1 आएगा, लेकिन एल्यूमिनियम की 3 है, सो इसके साथ 3 आएगा, प्लस साथ में क्या मिलेगा हमें, बेरियम सल्फेट। सो बेरियम Ba सल्फेट SO4। अब यहाँ पे बेरियम और सल्फेट दोनों की वैलेंसी 2 होती है, सो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये तो आगे पूरी इक्वेशन। अब करते हैं जरा इसको बैलेंस। तो देखो Ba यहाँ 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। Cl यहाँ पे 2 है, वहां पे 3 है, बैलेंस कैसे करते हैं जब 2 और 3 आए, सिंपल यहाँ पे लगा दो 3 और इधर लगा दो 2, तो ये क्या हो गया 3 2 6, क्लोराइड यहाँ 6 हो गया, 3 2 6, इधर भी 6 हो गया। लेकिन हमने जब यहाँ पे ध्यान रखना है, जब 2 लगाया तो एल्यूमिनियम 2 हो गया, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है, परफेक्ट, वो तो हमने पहले ही 2 लगा दिया तो हो गया। अब SO4 की अगर मैं बात करूं तो SO4 यहाँ भी क्या है बच्चे, SO4 हमारा 3 है। उधर मैं अगर बात करूं तो उधर तो SO4 3 नहीं है, सो दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, तो SO4 3 होगा। लेकिन अब यहाँ पे 3 लगाया तो बैरियम भी चेंज हो गया, बैरियम 3 है, अरे भाई ये तो पहले ही लग चुका है। ठीक है, अब फाइनली होने के बाद चेक कर लेते हैं। सो बैरियम इधर कितना है 3 है, उधर कितना है 3 है, इधर क्लोराइड चेक करेंगे कितना है 3 2 6, उधर चेक करें 3 2 6, परफेक्ट चल रहा है सब।
एल्यूमिनियम चेक कर लो, इधर 2 है, उस साइड पे 2 है, परफेक्ट। SO4 चेक कर लो, SO4 इधर 3 है, उधर भी 3 है, परफेक्ट। अच्छा, एक चीज जो कंफ्यूजिंग हो सकती है कि मैम यहाँ पे आपने पूरा SO4 के साथ देखा 3, यहाँ पे आपने S अलग और O अलग क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चे इधर मेरे पास पूरा एज इट इज SO4 है। अगर यहाँ पे O अलग अलग जगह बढ़ जाता तो मैं S का अलग देखती, O का अलग देखती, ठीक है। सो ये आ गई हमारे पास बैलेंस इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Now, a chemical reaction in which exchange of ion occur between the reactant is known as, जहां पे जैसे अभी लास्ट परफेक्ट एग्जांपल है हमारे पास कि जैसे यहां पे अब क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हुआ, ये दोनों रिएक्टेंट है। देखो इधर था बैरियम के साथ क्लोराइड, जब रिएक्शन हुआ तो बैरियम के साथ सल्फेट आ गया और एल्यूमिनियम के साथ क्लोराइड आ गया। जबकि जब स्टार्ट किया था तो बैरियम, यहाँ पे लिख के बताती हूँ मैं, बैरियम अपने साथ क्लोराइड लेके बैठा था और एल्यूमिनियम अपने साथ सल्फेट लेके बैठा हुआ था। लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो बैरियम के साथ हो गया सल्फेट और एल्यूमिनियम के साथ हो गया क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हुआ। तो जब ऐसा होता है कि रिएक्टेंट्स अपने आयन्स एक्सचेंज कर लेते हैं, सो उसको हम बोलते हैं बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। चलो बढ़ जाते हैं फिर आगे, 9th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा भाई, ये रीडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, नाम में छुपा हुआ है। अब यहाँ पे रेड का मतलब क्या है, रिडक्शन, एंड ऑक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। अब ये होता क्या है भाई, रिडक्शन होता है जब हम किसी में से ऑक्सीजन छीन लेते हैं या हाइड्रोजन डाल देते हैं, और ऑक्सीडेशन होता है जब हम किसी को ऑक्सीजन दे देते हैं या उससे हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे और क्वेश्चन आएंगे तो लिख लिख के भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए ही समझ में आ गया होगा, जहां पे रिडक्शन हुआ है और ऑक्सीडेशन में मतलब किसी से ऑक्सीजन लेके किसी और को ऑक्सीजन मिला भी है, वैसे वाला। सो इसमें सबसे पहला, अच्छा एक चीज उन्होंने और ट्विस्ट डाल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि भैया रीडॉक्स होना चाहिए, कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। जैसे हम पहला देखेंगे, रीडॉक्स गया बाहर में, ये तो दिख ही रहा है कॉम्बिनेशन, नहीं भैया मना किया है। H2O2 मिलके H2 भाई कॉम्बिनेशन हो गया, MgO2 मिलके MgO, अरे फिर कॉम्बिनेशन हो गया। लास्ट वाला ही तो बचा हमारे पास, यहाँ पे क्या हुआ, Fe2O3 था और CO खाली था। जब ये रिएक्शन हुआ तो हमारे साथ यहाँ पे क्या हो गया, C को यहाँ पे O2 हो गया और ये खाली हो गया। सो ये हमारा एक रीडॉक्स रिएक्शन है और इसमें कॉम्बिनेशन भी नहीं हुआ कि दो चीजें मिलके एक बना लियो, दो चीजों ने मिलके एक बना लियो, वो नहीं हुआ। सो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे अपने आप ही सिंप्लीफाई हो जाता है। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सो क्वेश्चन 10 सेज, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और फिर से इसमें और अच्छे से हम थोड़ा सा रीडॉक्स को डिटेल में चलते हैं। सो मैं पहले लिख लेती हूँ, हमारे पास है MnO2+4 किसके साथ कराया है, HCl के साथ रिएक्शन कराया है, हमें मिल जाएगा MnCl2 एंड H2O, यहाँ पे 2 आएगा, प्लस Cl2। ठीक है, सो ये हमारे को रिएक्शन दे रखा है। नाउ द रिएक्शन गिवन अबव इज अ रीडॉक्स रिएक्शन बिकॉज, अब देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ है। देखो यहाँ पे Mn के साथ क्या था, अच्छा भला ऑक्सीजन था, लेकिन अगर यहाँ देखोगे इस बेचारे के साथ ऑक्सीजन छीन लिया गया है। सो ऑक्सीजन यहाँ से जब वो इस तरफ गया तो गायब हो गया ऑक्सीजन। तो मतलब क्या हुआ है इसके साथ, इसके साथ हुआ है रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें सो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, H के साथ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीडाइज हुआ है ये। या हम कह सकते हैं इस Cl बेचारे से हाइड्रोजन छीन लिया है, और जब हाइड्रोजन लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर कंफ्यूजन है अभी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो कब हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन होता है और कब हम बोलते हैं कि रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अभी ऐसे 4-5 क्वेश्चन और आएंगे तो यहीं पे कंसेप्ट समझ लो। ऑक्सीडेशन, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन मिला है, तो ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो पहली चीज है या तो ऑक्सीजन मिला हो, इसके साथ ही होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां वो कह रहे हैं कि या तो किसी को ऑक्सीजन दे दिया,
वो ऑक्सीडेशन हो गया, या किसी से हाइड्रोजन छीन लिया उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सिमिलरली जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन क्या होता है बच्चे, यहां पे होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो भैया रिड्यूस हुआ है, उस बेचारे से ऑक्सीजन ले ली, या अगर हम कहें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको ना आप ऐसे समझ लो कि भैया हाइड्रोजन ऐड कर, किसी भी चीज में अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो मतलब उसका ऑक्सीजन खत्म कर रहे हैं, किसी भी चीज में अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं मतलब उसका हाइड्रोजन खत्म कर रहे हैं। सो चाहे हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो वो भी ऑक्सीडेशन है, चाहे ऑक्सीजन ऐड हो वो भी ऑक्सीडेशन है। सो इस केस में हमने देखा यहां से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, इसमें वैसे वो है नहीं एजेंट वाला, जब वो क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस करेंगे। तो अब हमें बोला क्या है, द रिएक्शन गिवन अबव इज अ redox रिएक्शन बिकॉज इन दिस केस MnO2 is oxidized and HCl is reduced। गलत बोल रहे हैं, हमने तो अभी बोला कि ये रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, पहला पार्ट बिल्कुल गलत। HCl is oxidized, HCl ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, ये ठीक कह रहे हैं, ये गलत नहीं कह रहे। नेक्स्ट है हमारे पास MnO2 इज रिड्यूस, हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, MnO2 इज रिड्यूस करेक्ट है। अभी आप सोचोगे यार मैम ये तो दो पार्ट करेक्ट निकल आए, लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। MnO2 इज रिड्यूस, MnO2 इज रिड्यूस, हाँ सही कह रहे हो, यही तो अभी ऊपर बोला। एंड HCl इज ऑक्सीडाइज, और HCl ऑक्सीडाइज है, हाँ करेक्ट है। सो देखो अब यहाँ पे क्या मिला हमें कि तीनों पार्ट करेक्ट है, तो सिंपल सा देखो ना यार, यहाँ पे वो सिर्फ बोल रहा है HCl ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ वो सिर्फ बोल रहा है MnO2 रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे दोनों चीजें उसने बोली ना, तो ये परफेक्ट हो गया हमारे लिए कि हाँ यही दो पॉइंट्स को मिला के ये बोले, दैट मीन्स दिस इज दी करेक्ट आंसर। तो जो डी पार्ट है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये नहीं है दोनों गलत है, लेकिन दो यहाँ पे हम अगर हम ये पढ़ रहे हैं ना HCl इज ऑक्सीडाइज, तो हम मान के चल रहे हैं कि सिर्फ HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन नहीं, रीडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन भी होना और ऑक्सीडेशन भी होना। सो ये अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि इसमें हम कह रहे हैं हाँ रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीडेशन भी हुआ है। ठीक है, क्लियर है बच्चे। सो दिस वाज द 10th क्वेश्चन, लेट्स गेट टू द next question. So question number 11 says in the electrolysis of water, if the mass of the gas collected at the anode is Ma and the mass of gas collected at cathode is Mc, so the value of Mc upon Ma is। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। सो बच्चे सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं, सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, बेसिकली पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। सो हमारे पास H2O होता है, एंड जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सो क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, लेकिन इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, ठीक है, इधर ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का 1 है, तो आगे 2 लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन के 2 2 4 हो गया, तो एक 2 हम इधर लगा देंगे, ये 2 2 4 हो गया। तो इस चीज को अगर हम समझे तो हम ये भी कह सकते हैं कि दैट मीन्स ये वाली जो हाइड्रोजन गैस है ये डबल निकली है कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। और यही होता है जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है वो डबल होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है, एक होती है हमारी कैथोड साइड और एक होती है हमारी एनोड साइड। सो इसको आप याद कैसे करोगे कि कैथोड पे कौन सा होता है, एनोड पे कौन सा होता है। कैथोड बड़ा है नाम, ठीक है, सो यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो हाइड्रोजन वाला याद कर लो कि कैथोड पे H2 गैस और एनोड पे O2 गैस। तो ये तो कंसेप्ट हो गया जो आपको याद रखना है। अब हमें ये तो पता चल गया, उन्होंने बोला एनोड पे Ma है, Ma का मतलब क्या है, एनोड पे कौन सी वाली होती है, अभी हमने देखा ऑक्सीजन होती है, तो Ma पे यहाँ पे कौन सी वाली की बात हो रही है, ऑक्सीजन गैस की, एंड कैथोड पे हमारी कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रेशियो निकालना है MC अपॉन में Ma। ठीक है बच्चे, तो MC बोले तो हाइड्रोजन गैस का जो रेशियो अपॉन में O2 ऑक्सीजन के साथ। ठीक है,
अब आ जाओ जरा ध्यान से समझो फिर से। अब यहाँ पे किसकी बात होगी बच्चे? मास की बात होगी। तो हम मास, अगर हम एटम के मास की बात करें, सो हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चे? जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 ग्राम पर मोल, इतना होता है इसका। ठीक है, अब अगर हम बात करें H2, क्योंकि H2 गैस है तो कितना हो जाएगा? 1 into 2, सो ये आ गया जी हमारे पास 2। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन एटम की, तो बच्चे ऑक्सीजन एटम का कितना होता है? 16 ग्राम पर मोल। एंड अगर हम बात करें O2 ऑक्सीजन गैस की, तो ये भी हो जाएगा 2 into 16, कितना हो गया? 32। ठीक है, क्या अब रेशियो निकाल दूं मैं? नहीं, क्योंकि अगर हम अभी रेशियो निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो O2 ठीक है, लेकिन जब हमने हाइड्रोजन की बात करी तो ये गैस डबल आई है ऑक्सीजन से, तो ये 2H2 है, तो इसका मास कितना हो गया? डबल हो जाएगा। अभी मास 2 है, इसका मास डबल हो जाएगा, मतलब 4 हो गया इसका मास। अब देखो जरा, हाइड्रोजन का मास 4, ऑक्सीजन का मास 32, कट कर लो, 4 के टेबल में 32 कब आता है? 8 पे, तो क्या आ गया रेशियो? 1:8। अब चेक कर लो ऑप्शन अपना, कहाँ है 1:8? डी ऑप्शन है, दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? चल पड़े आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन 12 अगेन असर्शन रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असर्शन बोला है इन द रिएक्शन, तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है? सोडियम सल्फेट का रिएक्शन कराया जा रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, तो मिला बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। परफेक्ट, कुछ भी गलती नहीं है इसमें। इन्होंने लिखा सोडियम क्लोराइड इज प्रेसिपिटेटेड। मुझे एक बात बताओ, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये तो हमारा सॉल्ट है, ये कोई प्रेसिपिटेट थोड़ी है। इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट कौन सा होता है? BaSO4, बेरियम सल्फेट हमारा प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो जैसे हम कुछ मिक्सचर्स करते हैं तो व्हाइट के या कोई भी कलर छोड़ो, कोई एक वो बच जाता है जो इनसॉल्यूबल होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। सो यहाँ पे ये बात इन्होंने गलत करी, NaCl प्रेसिपिटेट नहीं है, कौन सा है? BaSO4, मतलब assertion is wrong। अब जरा रीजन देखते हैं। सो व्हेन एन aqueous solution is added to another aqueous solution an insoluble substance is formed which is called precipitate। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, जब दो aqueous solution को मिलाते हैं जो insoluble substance होता है उसको precipitate बोलते हैं। मतलब सिंपल सा है यार, assertion गलत है और रीजन करेक्ट है। देख लो कौन से ऑप्शन में होता है? सी ऑप्शन होता है, नहीं सॉरी डी ऑप्शन होता है। assertion is false but reason is true, कि हाँ रीजन वाली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, assertion गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो तो सॉल्ट है, वो हमारा प्रेसिपिटेट नहीं है। यहाँ पे इनसॉल्यूबल सब्सटेंस कौन सा होता है? बेरियम सल्फेट होता है। क्लियर? चले आगे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। So the emission of brown fumes in the given experiment setup is due to, यहाँ पे देखो जरा, ये बर्नर लगाए, लेड नाइट्रेट को यहाँ पे बर्न किया जा रहा है। सो ये ब्राउन कलर के जो फ्यूम्स है वो किसके निकलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसका होता है ब्राउन कलर का ये जो फ्यूम्स निकलते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं, इन्होंने क्या क्या बोला कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड, करेक्ट बोल रहा है बिल्कुल। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड, नहीं लेड ऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। देन बोला है ऑक्सीडेशन ऑफ लेड। अब यहाँ पे तो देख लो भैया, यहाँ पे ये तो बोल रहा है हीट प्रोवाइड करी जा रही है, ऑक्सीडेशन थोड़ी किया जा रहा है, फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो हमारा पहला करेक्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। थर्मल मतलब हीट की हेल्प से जिस लेड नाइट्रेट का हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो ब्राउन फ्यूम्स देता है। ठीक है, करेक्ट है बच्चे। सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव अहेड, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। When aqueous solution of potassium iodine and lead nitrate are mixed and insoluble substance separates out, the chemical reaction for the equation is, खुद बनाए फिर चेक करते हैं। सो किसका बोला है? पोटेशियम आयोडीन का बोला है। पोटेशियम आयोडीन हो गया KI। ठीक है,
किसके साथ रिएक्शन बोला है, किसके साथ मिक्स किया है इसको, लेड नाइट्रेट। लेड हमारा होता है Pb, नाइट्रेट होता है NO3। अब यहाँ पे याद करो लेड का हमारा क्या होता है बच्चे, वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। तो मतलब यहाँ तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन इधर इसकी वैलेंसी 2 लग जाएगी। अब जब ये रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट से चेंज होते हैं, मतलब पोटेशियम के साथ NO3 आ जाएगा। सो KNO3, दोनों की वैलेंसी सेम तो कुछ भी नहीं लगेगा, प्लस लेड के साथ क्या आ जाएगा, आयोडाइड आ जाएगा। सो लेड के साथ जब आयोडाइड आएगा तो देखो लेड की वैलेंसी 2 है, आयोडाइड की तो 1 है, लेकिन इसकी 2 है। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसको एक बार बैलेंस भी कर लेते हैं। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पे K1 है, वहां भी K1 है, परफेक्ट। यहाँ पे I1 है, उधर I2 है, तो इधर 2 लगाना पड़ेगा। अब जी आपने यहाँ 2 लगा दिया, K भी 2 हो गए, तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगा देते हैं। अब Pb इधर कितना है, 1, उधर भी 1, परफेक्ट। NO3 इधर 2 है, इधर भी 2 है, हो गया बैलेंस हमारा। अब चेक कर लो जरा इसमें कौन सा है, सिर्फ ये ही है जिसमें मुझे Ki के साथ 2 दिख रहा है, तो मतलब ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। चलो 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, अ metal ribbon X burns in oxygen with a dazzling white flame forming a white ash. Why? The correct description of X and Y is एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन। चलते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन पे। सिंपल, जहां भी ये दिख जाए ना कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके व्हाइट फ्लेम्स निकले, कौन करता है, मैग्नीशियम करता है। और व्हाइट ऐश कौन सी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम ने जब रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ये हमारी व्हाइट ऐश हो गया। और यहाँ पे व्हाइट फ्लेम्स निकलते हैं। और रिएक्शन कौन सा है, दो चीजों ने मिलके एक चीज बनाई, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब देख लो यहाँ पे कहाँ दे रखा है, बी पार्ट है हमारा मैग्नीशियम और ये, और रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, परफेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, चले आगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज। क्विक लाइम क्या होता है बच्चे हमारा, क्विक लाइम हमारा होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों की यहाँ पे हमारी क्या होती है, कैंसिल हो जाएगी, दोनों की सेम ही होती है वैलेंसी। सो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ कराया जा रहा है, H2O। जब भी कैल्शियम ऑक्साइड का हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, कैल्शियम Ca हाइड्रोक्साइड OH, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, OH की वैलेंसी 1, तो यहाँ पे लग जाएगा 2। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, मैं तो इन वर्ड्स में बात कर रही हूँ कि मैंने बोला ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया। इसके दूसरे वर्ड्स क्या थे, ये होता है हमारा क्विक लाइम। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये जो बनाता है, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज स्लेक्ड लाइम। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चेक करना है। अच्छा, बैलेंसिंग कर देते हैं ताकि चेक कर सके। सो यहाँ पे Ca1 है, उधर भी Ca1 है। आप देखो O अलग अलग होगी तो अलग अलग काउंट करेंगे, इधर O1 + 1 2 है, उधर भी O2 है, यहाँ पे H2 है, उधर भी H2 है, तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, बैलेंस जाएगी इक्वेशन। देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है, B और C में है CaO, ये वो ये। अच्छा, यहाँ पे देखो ये तो गलत है क्योंकि ये 2Ca हो गया, गलत है, ये 2Ca हो गया, ये गलत है। लेकिन इन दोनों में अगर देखें तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वो कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस, नहीं, जब ये रिएक्शन होता है तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो हीट तो करेक्ट है लेकिन कोई हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होता, तो दैट मीन्स सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है बच्चे, चलते हैं आगे। 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो असर्शन क्या है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन ZnO + C, इसने रिएक्ट किया तो ये हो गया Zn + CO। तो यहाँ पे ZnO अंडरगोज रिडक्शन। सो देखो जरा मैं लिख के बताती हूँ, इसको समझाती हूँ। ZnO था हमारे पास प्लस C एंड रिएक्शन हो गया, हमें मिला Zn + CO। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसके पास ऑक्सीजन था लेकिन अगर हम उधर देखें तो ऑक्सीजन नहीं है, तो बेचारे के साथ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये C खाली था, इसको ऑक्सीजन मिल गया, सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ।
ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो अब इन्होंने बोला कि ZNO अंडरगोज रिडक्शन, हाँ भाई करेक्ट बोल रहा है बिल्कुल। सो असर्शन हमारा करेक्ट है। सेकंड रीजन क्या दिया है, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस ZNO टू Zn। अब एक चीज, ये जो वर्ड आया है रिड्यूसिंग एजेंट, इसको कैसे ध्यान रखना है, जब भी बात हो बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट की या आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, पहली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो दोनों एजेंट्स है ये हमारे लेफ्ट साइड से मिलते हैं। या जैसे ZNO है, या तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या C है ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब ये होता कैसे है, जो रिड्यूस हो रहा है ये बेचारा रिड्यूस हो रहा है, तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो ये बन जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां रिवर्स होता है, याद है ना, जो रिड्यूस हो रहा है किसी और की वजह से वो रिड्यूस हो रहा है ना भाई, और किसकी वजह से, इसकी वजह से रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे भी समझ सकते हो कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है किसकी वजह से, इसके साथ वाले की वजह से, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब जरा पढ़ते हैं क्या बोला था उन्होंने कि कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट दैट, तो यहाँ पे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, करेक्ट। तो दैट मीन्स इन्होंने जो असर्शन है वो भी करेक्ट दिया और रीजन भी करेक्ट दिया। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये उसको ऊपर एक्सप्लेन भी कर रहा है क्या हुआ। ठीक है, परफेक्ट। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। So question 18 says when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, साथ साथ बनाते हुए चलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होती है हमारी, H2S, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की 2 होती है, इसलिए H2S। ठीक है, प्लस इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट Cu कॉपर हो गया, SO4 हमारा सल्फेट हो गया, दोनों की वैलेंसी कैंसिल कर देगी एक दूसरे को। अब ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड क्या मिला हमें, हमें मिला कॉपर सल्फाइड। सो कॉपर हो गया सल्फाइड के साथ, अब यहाँ पे देखो दोनों की वैलेंसी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। एंड इसके अलावा और क्या मिलेगा हमें, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या होता है, H2SO4। ठीक है, अब ये पूरा इन्होंने बता देना होता है। रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, अब इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो पहले H के साथ S था, H और S अपने साथ में थे, और कॉपर के साथ था SO4। ठीक है, यहाँ पे जब हम गए तो कॉपर के साथ तो S हो गया और हाइड्रोजन के साथ SO4 हो गया, तो यहाँ पे क्या हुए, इनके जो आयंस है एक्सचेंज हो गए। और ये कब होता है, जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, क्लियर, इजी। चलो आगे 19th क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। अभी हमने देखा था क्विकलाइम हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, पानी से रिएक्शन करते हैं, स्लेक्टाइम मिलता है मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और ये कौन सा है, देखो दो तरीके से देख सकते हैं, ये इसके साथ, ये जो है इसके साथ कंबाइन हुआ और एक प्रोडक्ट बना, दो चीजों ने मिलके एक चीज बनाई, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। सो एक तो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा। दूसरा, जब ये रिएक्शन होता है, अभी हमने पढ़ा था, तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, और अगर बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो रही है तो मतलब वो रिएक्शन कौन सा हो गया हमारा, exothermic reaction हो गया. So that means a lot of heat is produced in this reaction which may even cause the water to boil. Hence it is a combination reaction as well as एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही क्योंकि दो चीजें कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट एक चीज बना रही है, साथ ही साथ हीट की वजह से ये एक एक्सोथर्मिक वो भी है. तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम यहाँ पे दोनों चीजें लिखेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20. सो यहाँ से हमारे अब 2 मार्क्स के स्टार्ट हो रहे हैं. अभी तक हम जो देख रहे थे 1 मार्क क्वेश्चन थे, अब आते हैं 2 मार्क पे. तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, गिव द केमिकल नेम ऑफ द रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. सो यहाँ पे हमें नाम देना है HNO3. क्या होता है H हमारा, क्या होता है बच्चे, हाइड्रोजन, और NO3 क्या होता है, नाइट्रेट. सो हाइड्रोजन नाइट्रेट हो गया ये. अब अगर हम इसके कॉमन नेम पे जाएं तो इसको हम नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं. तो आप सेफर साइड पे दोनों लिखाना कि जब हम बात कर रहे हैं
NO3 की, तो ये हमारा हाइड्रोजन नाइट्रेट तो होता ही है, वो तो नाम से ही पहुंच जाओगे, और इसको हम नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं CaOH2 की। तो देखो जरा, मुझे बताओ, Ca कैल्शियम, तो कैल्शियम और साथ में OH हाइड्रोक्साइड, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ऑल्सो जरा याद करके बताओ, अभी बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्लेक्ड लाइम। तो अपन को बिल्कुल बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, दो नाम है, दोनों नाम लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें पता है ना, लिखना ही तो है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, सो वी हैव कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इसका तो एक ही नाम है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं हम, कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लास्ट, अच्छा ये तो मुझे लग रहा है बहुत ही डिफिकल्ट आ गया, ये तो कोई नहीं बता पाएगा कि H2O हमारा वाटर होता है। ठीक है, डन, क्लियर, सारे हमने जो रिएक्टेंट थे उनके नाम भी लिख दिए और जो प्रोडक्ट है उनके नाम भी लिख दिए। चले आगे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें बोला गया है कॉपर पाउडर इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड ओवर अ बर्नर। सो कॉपर पाउडर मतलब कॉपर का रिएक्शन करा रहे। देखो, जब भी किसी चीज को हीट किया जाता है, सो बेसिकली वो रिएक्ट किसके साथ करेगी, ऑक्सीजन के साथ। सो O2 के साथ रिएक्शन हुआ है, एंड जब भी हमारा कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है बच्चे, सो नाउ क्या बोला है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड स्टेट इट्स कलर। सो कौन सा प्रोडक्ट बना, कॉपर ऑक्साइड बना, और हमारा कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। सो ये केमिकल इक्वेशन लिख दी। हमेशा ध्यान रखना, जब भी स्पेसिफिकली आएगा कि केमिकल, वैसे जब भी केमिकल इक्वेशन लिखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, स्पेशली अगर उन्होंने बोला है केमिकल इक्वेशन लिखो तो बैलेंस करके लिख लें। जैसे यहाँ कॉपर 1 है, इधर कॉपर 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब इधर 2 लगा दे तो कॉपर के साथ भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये है बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो सारे उसका मैंने आंसर दे दिया। मुझे पता था कि मैं ओरली ऐसे कराऊंगी, तो इसीलिए मैंने पहले ही आप लोगों के लिए आंसर्स लिखे हुए कि आपको आंसर कैसे फॉर्म करने। एंड अगेन पीपीटीज आपको, ये जो भी यहाँ पे हम काम करें सब आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ओके, चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन विच अकर व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। कर लेते हैं, बेरियम क्लोराइड की जब हम बात करेंगे, बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोराइड की 1, तो बेरियम के साथ कुछ नहीं आएगा लेकिन क्लोराइड के साथ 2 आ जाएगा। सो व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट, सोडियम होता है बच्चे Na, सल्फेट SO4, अब Na के साथ 2 आ जाएगा क्योंकि SO4 की वैलेंसी 2 होती है जबकि सोडियम की 1 होती है, तो Na2SO4, ब्रैकेट लगाने की वैसे जरूरत नहीं क्योंकि SO4 के साथ थोड़ी कुछ लगाया है हमने। नेक्स्ट आगे क्या है, किसके साथ रिएक्शन करके क्या मिला हमें पता है, वैसे तो आपको ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो क्या होगा, बेरियम के साथ सल्फेट आ जाएगा और सोडियम के साथ हमारा क्लोराइड आ जाएगा। सो रिएक्शन के बाद देखो क्वेश्चन में भी आपको दे रखा है, खुद ही बनाना है, रिएक्ट्स टुगेदर। अच्छा ये बेटा तुम्हें खुद ही बनाने दे नहीं रखा। सो ये जब भी रिएक्शन होता है बच्चे, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, बेरियम के साथ SO4 आ जाएगा, सो बेरियम और SO4 आगे, दोनों की वैलेंसी 2 है, कैंसिल आउट कर देंगे। और जो हमारा बेचारा सोडियम है, Na के साथ क्या आ जाएगा, सोडियम के साथ आ जाएगा क्लोराइड, सो NaCl, दोनों की वैलेंसी 1 1, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एक बार बैलेंस कर लेते हैं इनको। यहाँ पे बेरियम 1, इधर भी बेरियम 1, परफेक्ट। SO4 1 है, इधर भी SO4 1 है, इधर Cl2 है, इधर बेचारा 1 है, 2 लगा दो। अब यहाँ पे जब मैंने लगाया Na2 हो गया, Na2 हो गया, बराबर हो गया, सिर्फ एक 2 लगना था, ये आ गई हमारे पास बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, आप जरा आगे देखो और क्या बोला है, राइट द सिंबल्स ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड प्रेसिपिटेट। अच्छा अब इसमें से प्रेसिपिटेट अमाउंट कौन सा है, कंपाउंड हमारा कौन सा है, BaSO4, बोले तो बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 मिलेगा, और इसके, अच्छा मैं इसको ना सर्कल वर्कल नहीं करती वरना तो जब मैं दूंगी तो वो ऐसे ओवरराइट वाला मिलेगा। तो आयंस कैसे लिखेंगे, Ba 2 वैलेंसी होती है, 2 प्लस होते हैं इसके, एंड SO4 की भी 2 होती है लेकिन ये 2 माइनस होता है। सो आयंस क्या हो गए, Ba 2 प्लस एंड SO4। अच्छा मैं इसको ना एक मिनट, ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया, इसको और एक बार अच्छे से अरेंज कर देते हैं इसको, ये ऐसा ना हो कि कट हो जाए वो पार्ट।
चलो वैसे अगर ये जो मैंने लिखा है ये कट भी हो गया तो तुम्हारे पास यहाँ पे मैंने पूरा आंसर दे रखा है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सो 23 है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। भैया कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन। कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। इतनी बार लिख लिया अब तो CaOH2O के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और कौन सा रिएक्शन है ये हमारा, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और हमारा साथ में क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है तो एक्सोथर्मिक भी। ऑन अ सेफर साइड यहाँ पे प्लस हीट लिख देना, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा एक चीज और है, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा ये तो ये होगा, अच्छा इसमें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर एक्सप्लेन करने को आएगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्योंकि दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट एक मतलब नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज वाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और क्योंकि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर ये 3 मार्क्स में आ जाता है और डिटेल पूछी जाए तो आप लिख देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सो क्वेश्चन 24 है हमारे पास, what is observed after about 1 hour of adding the strip of copper and aluminium separately to furious sulfate solution filled in 2 beakers। अब देखो एक में वो कह रहे हैं कॉपर का रिएक्शन अगर आयरन के साथ करा रहे हैं, सॉरी आयरन क्या है, आयरन सल्फेट है। सो आयरन सल्फेट के साथ अगर वो रिएक्शन कराते हैं कॉपर का तो आपको क्या देखने को मिलेगा। उन्होंने पूछा नेम द रिएक्शन, एक तो रिएक्शन बताओ, इफ एनी चेंज इन कलर इज नोटिस ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन जब मैं कॉपर का रिएक्शन आयरन सल्फेट के साथ कराऊंगी तो मुझे एक बात बताओ, रिएक्टिविटी सीरी के हिसाब से कॉपर और आयरन को अगर हम कंपेयर करें सो कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव है, तो अगर वो लेस रिएक्टिव है तो वो इसको सेपरेट कर ही नहीं पाएगा, मतलब देयर विल बी नो रिएक्शन। और अब जब कोई रिएक्शन ही नहीं होगा बच्चे तो कलर चेंज कहां से होगा। सो दैट मीन्स पहले केस में ये जो कॉपर वाली स्ट्रिप डाली है उस केस में देयर विल बी नो रिएक्शन। लेकिन जब ये जो एल्यूमिनियम वाली स्ट्रिप है, जब हम एल्यूमिनियम का, कॉपर की जगह जब आप एल्यूमिनियम का कराओगे इससे तो एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, आयरन को अकेला छोड़ देगा और खुद SO4 के साथ आ जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, ये पढ़ के बताती हूँ मैं, कलर चेंज वगैरह भी देख लेते हैं। सो जो मैंने बोला है वैसा ही लिखा हुआ है लेकिन आपको कैसे फॉर्म करना है वो बता रही हूँ मैं। सो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, हेंस कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फीरियस सल्फेट सॉल्यूशन, सो नो कलर चेंजेस ऑब्जर्व। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, कैसे मार्क्स बटे होते हैं वो बता रही हूँ मैं। तो ये हो गया, अब कॉपर का केस खत्म करा हमने, अब आते हैं एल्यूमिनियम पे। सो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, हेंस एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम फीरियस सॉल्यूशन, फीरियस सल्फेट सॉल्यूशन। ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू FeSO चेंजेस टू कलरलेस। सो यहाँ पे चेंज इन कलर, अच्छा ये SO4 है और चेंज इन कलर देखना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन ग्रीन कलर का होता है लेकिन जब रिएक्शन होता है सो जो हमें मिलता है ये कलरलेस होता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि अगर रिएक्शन होगा तो एक तो आप हमें बताओगे कलर चेंज, तो वो बता दिया कि ग्रीन कलर से, ये जो था हमारा ग्रीन कलर का था, रिएक्शन होने के बाद कलरलेस हो गया, तो ग्रीन से कलरलेस हो गया। देन हमने बताया कि ये रिएक्शन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ क्योंकि एल्यूमिनियम ने इससे मिलके इसको अलग कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट किया इन्होंने और हमें इक्वेशन बोली थी तो वो हमने यहाँ पे इक्वेशन भी दे दी। तो इस तरीके से आंसर को, मतलब क्वेश्चन को आंसर करना है आपने, ठीक है, इस फॉर्म में कि आप एक एक जो अगर वो 4 पॉइंट इसमें पूछ रहे तो चारों पॉइंट के आंसर हमें देने जरूरी हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं अब। Now question 25 says a student wants to study a decomposition reaction by taking ferrous sulfate crystals. Write 2 precaution he must observe while performing the experiment. So इस टाइप के आपके पास आ जाए तो भाई कुछ कॉमन पॉइंट्स है, मैंने यहाँ 4 पॉइंट्स दिए, इन्हीं को लिख लेना। जैसे टेस्ट ट्यूब को अच्छे से ड्राई करना चाहिए, देन हीट प्रोड्यूस होती है तो एक होल्डर यूज करना चाहिए। सो इस टाइप के प्रिकॉशंस आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो टेस्ट ट्यूब होल्डर मस्ट बी यूज वाइल हीटिंग द टेस्ट ट्यूब, पहली चीज। देन हो गया कीप माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम, देखो कोई भी रिएक्शन करते बेसिक चीज है भाई, अपना मुंह दूर रखना, उसमें घुसना मत, फट गया तुम्हारे मुंह पे आएगा सारा, ठीक है। होल्ड द टेस्ट ट्यूब इन टेस्ट ट्यूब होल्डर, फर्स्ट और थर्ड ऑलमोस्ट सेम है। देन टेस्ट ट्यूब शुड बी ड्राइड प्रॉपर्ली। तो ये सारे पॉइंट्स है, जब भी ऐसे प्रिकॉशंस वाला आ जाए 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पूछ लिया क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, उसका रिएक्शन कराया है सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl के साथ कराए। अगर हम सिंपल देखते हैं, नामों में भी मत जाओ यार,
Ag के साथ NO3 था, Na के साथ Cl था, यहाँ पे Ag के साथ Cl हो गया, Na के साथ NO3 हो गया, तो क्या हुआ, आयंस एक्सचेंज हो गए, तो मतलब कौन सा हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देन है कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराया हमने H2O के साथ, सो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। ये तो हमने इतनी बार पढ़ लिया। कौन सा है, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और साथ में क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस होती है तो हम लिख देते हैं भैया एक्सोथर्मिक भी है ये, ठीक है, रिस्क नहीं लेंगे अपन। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड है पोटेशियम हाइपोक्लोराइड है हमारे पास, उसको हीट किया गया है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हुआ, तो सिंगल चीज थी, हीट किया, दो में टूट गई, क्या होता है, डीकॉम्पोजिशन, और हीट का हेल्प हुई है, सो ये हो जाएगा थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चे, पूरा लिख देना। नेक्स्ट है जिंक का रिएक्शन कराया है कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या हुआ, जिंक ने क्योंकि इससे ज्यादा रिएक्टिव है, सल्फेट को अपने पास कर दिया, कॉपर को अकेला कर दिया। सो ये कौन सा रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है, नाम दे दिए सबके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अ स्टूडेंट मिक्सेस सोडियम सल्फेट पाउडर इन बेरियम क्लोराइड पाउडर। थोड़ा सा टाइप वो है, क्या बोलते हैं इसको, जरा मैं लिख देती हूँ अगर आप नहीं पढ़ पा रही। ये लिखा है अ स्टूडेंट मिक्सेस सोडियम सल्फेट पाउडर इन द बेरियम क्लोराइड पाउडर, व्हाट चेंज वुड यू दिस मिक्सिंग दी टू, ठीक है, एंड जस्टिफाई योर आंसर, ऑब्टेन द डिजायर्ड। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं जरा ठीक से। सो यहाँ पे उन्होंने बोला एक स्टूडेंट है जो मिक्स कर रहा है, क्या मिक्स कर रहा है, समझदारी देखो बच्चे की, सोडियम सल्फेट पाउडर इन बेरियम क्लोराइड पाउडर। हाँ, आप जब दो पाउडर्स को मिक्स करोगे रिएक्शन देखने को नहीं मिलता, एक्वस सॉल्यूशन चाहिए होता है। सो पहले उसे दोनों का एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, फिर मिक्स करना पड़ेगा। पहली गलती तो यही पकड़ ली। सो व्हाट चेंज वुड द स्टूडेंट ऑब्जर्व ऑन मिक्सिंग द टू पाउडर्स, जब वो दो पाउडर को मिक्स करेगा कोई चेंज नहीं दिखेगा उसको। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर एंड एक्सप्लेन हाउ ही कैन ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट। तो भैया पाउडर की जगह उसको वही है एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, जब वो इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा। सो कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले व्हेन अ स्टूडेंट मिक्सेस Na2SO4 पाउडर इन BaCl पाउडर, नो चेंज विल बी ऑब्जर्व, द स्टूडेंट नीड टू प्रिपेयर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 एंड BaCl2 सेपरेटली, दोनों के अलग अलग एक्वस सॉल्यूशन बनाओ, देन उसको मिक्स करो। जब आप मिक्स करोगे तो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा। या क्योंकि इसमें ये जो है BaSO4 है ये प्रेसिपिटेट होता है तो इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो ये रिएक्शन हम 4-5 बार लिख चुके हैं, अब तो तुम्हें याद हो ही गया होगा कि जब भी बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ तो बेरियम के साथ सल्फेट हो जाता है और हमारे सोडियम के साथ क्लोराइड हो जाता है। ये होता है सॉल्ट फॉर्म में, ये हमारा प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, हो गया क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना फिर क्वेश्चन तुम्हें और ही जल्दी जल्दी समझ में आने लग जाएंगे क्योंकि हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 से हमारे 3 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके आगे जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी सारे 3 नंबर के क्वेश्चन है, ईयर आप देख लेना जहां पे जब आए हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, देखो अब ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, इसका मतलब क्या है, कोई 2 पार्ट आधे आधे नंबर के होंगे और बाकी के 2 पार्ट 1-1 नंबर के होंगे, इस तरीके से डिवीजन। चलो, why is this reaction process called a decomposition reaction? ठीक है, सबसे पहले तो H2O का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। और अगर बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, इधर 2 लगाना पड़ेगा, इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। सो ये तो आ गई हमारी इक्वेशन। अब इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं बच्चे, क्योंकि एक चीज को यहाँ पे एक चीज जो है 2 चीजों में ब्रेक हो गई है। सो the electrolysis of water involves the decomposition of water into oxygen and hydrogen gas by passing electric current through the water. This process is a classic example of decomposition reaction where a single compound breaks down into 2 or more simpler substances. तो ये हमारा इसीलिए decomposition reaction है। सेकेंड पूछा है giving reason state whether this reaction is एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सो एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होती है, जैसे हमने वो देखा कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, बहुत सारी हीट रिड्यूस होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में उसको मिलती है वो सारी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है। जब वो एब्जॉर्ब करता है तो वो रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक होता है, मतलब ये एक
एंडोथर्मिक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, सारे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक, मैं पूरा अच्छा पढ़ती नहीं हूँ, ऐसे बहुत लंबी लंबी वीडियो हो जाएगी। मैंने आपको समझा दिया, अब उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है वो चीज़ है, मैंने आपको लिख के भी दे दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, थर्ड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। नेम द गैसेस कलेक्टेड एट द एनोड एंड कैथोड। पहले ही मैंने बताया कौन सी गैस ज्यादा होती है, H2, दिख रहा है ना, उसके आगे 2 है। सो कैथोड बड़ा वर्ड है, ज्यादा, तो कैथोड पे H2, एनोड पे O2 गैस। नाउ व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ गैसेस कलेक्टेड। अभी हमने देखा था वहां पे क्या मास होता है, 1:8 का, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क का है तो आपको पूरा निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं, निकाल दोगे, अगर लगता है कि टाइम है तो निकाल भी देना, वरना डायरेक्ट भी लिख दोगे कि इसका रेशियो कहाँ गया। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोसिस हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड। अच्छा यहाँ तो ये लिखा हो सॉरी अच्छा मैंने पढ़ लिया, यहाँ पे ये पार्ट 2 बार लिख दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है रेशियो क्या है उसका, 1:8, ठीक है। क्लियर है बच्चे, पूरा प्लीज थोड़ा सा तमीज से लिख देना। व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ गैसेस कलेक्टेड एट द एनोड, है ना, तो पूरा लिख देना कि एनोड पे ये गैस कलेक्ट हुई है, कैथोड पे ये गैस हो रही है, एंड द मास रेशियो बिटवीन दीज टू गैसेस इज 1:8, ठीक है बेटा। चलो आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अगेन बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्या हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन है भाई। चलो जी, विद द हेल्प ऑफ एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल जस्टिफाई दैट some of the chemical reaction are determined by change in temperature। अब change in temperature के कितने हमने कर लिया, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा दो पानी के साथ, वहां पे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी, तो टेम्परेचर चेंज मिल गया हमारा, हो गया चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये वाला ये पूरा लिखा हुआ है, 50 बार लिख चुके हैं, याद हो गया होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व हो, अगर हम किसी भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, ही तो एसिड बेसिस वाले चैप्टर का है लेकिन वो कंसेप्ट यहाँ यूज कर सकते हैं। किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराएंगे तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस होती है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, एक एग्जाम्पल ले लिया कि जिंक का रिएक्शन जब HCl के साथ कराया तो हमें जिंक क्लोराइड तो मिला ही, साथ में गैस इवॉल्व हुई विच इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कलर चेंज वाला, सो चेंज इन कलर कॉपर वाला, अभी हमने देखा भी था कि कॉपर का जब हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ या उसको हीट करते हैं तो हमें उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है कॉपर ऑक्साइड की और वो ब्लैक कलर की होती है। तो जब हम कॉपर की बात करते हैं वो रेडिश ब्राउन होता है, रिएक्शन के बाद वो ब्लैक कलर का उस पर आता है, तो देयर इज चेंज इन कलर, ठीक है। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाते हैं, फिर सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, स्टेट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट। तो क्या चेक करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। अगर इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होगा तो रिडॉक्स रिएक्शन है, अदरवाइज नहीं है। आओ चेक कर लेते हैं, लिखते हैं पहले इसको। सो MnO2 + 4 HCl gives MnCl2 + 2H2O प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। चलो अब देखो जरा यहाँ पे रिएक्शन देखिए। सो Mn अच्छा भला O2 के साथ बैठा था लेकिन रिएक्शन के बाद इससे ऑक्सीजन छीन लिया गया है, तो क्या हुआ है यहाँ पे, रिडक्शन हुआ है। एंड यही चीज देखिए HCl में यहाँ पे Cl बेचारा अकेला हो गया है, हाइड्रोजन जब छीनते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन। सो ये है हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है बेसिकली। सो रिडक्शन भी आ गया, ऑक्सीडेशन भी आ गया, सो मतलब ये एक रीडॉक्स रिएक्शन है। सो अब इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि MnO2 था, इसके साथ रिडक्शन हुआ, इसका लूज ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहाँ पे, एंड इधर गेन ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ। एक चीज हमारी रिड्यूस हुई है, एक चीज ऑक्सीडाइज हुई है, दैट इज व्हाई इट इज अ रीडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन 31 से सबसे पहला ए पार्ट है, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। सो हमें रिड्यूसिंग एजेंट जानना है। अभी हमने देखा कि जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। समझते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा स्पेस यूज करते हैं, इसको ऊपर ले चलते हैं, या चलो पहला एग्जांपल तो यहीं ले लेते हैं। सो हमारे पास है 4
या मैं आपको ऐसे ही समझाती हूँ यार, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले है 4NH3 प्लस 5O2 और ये बन गया NO और ये हो गया H2O। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, N जो था इसके पास हाइड्रोजन था, इसको ऑक्सीजन मिल गया है। सो यहाँ पे जब इसको ऑक्सीजन मिला तो ये क्या हुआ बच्चे, ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब जो ऑक्सीडाइज होता है इसका मतलब दूसरा वाला क्या, रिड्यूस हुआ। तो दैट मीन्स जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो यहाँ पे हमारा NH3 ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब जब सेकेंड पार्ट पे मैं आऊंगी, इसको बहुत ध्यान से समझना। हमारे पास है H2O प्लस F2 एंड रिएक्शन के बाद क्या हो गया, ये हो गया HF प्लस HOF। अब इसको ना थोड़ा सा हम ऑक्सीजन की जरा, इसको अगर आप हाइड्रोजन की टर्म्स देखो, कंफ्यूजन क्या होगी इसको देख के, इधर H2 होता, अब यहाँ पे इधर भी H है इधर भी H है, O यहाँ पे हमारे पास O है, F इधर भी है इधर भी है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, एक मिनट, पहली बात तो ये Fe नहीं है, F2 है, क्योंकि मतलब बेसिकली फ्लोरीन की बात हो रही है। सो यहाँ पे ना हम बहुत इजी अप्रोच से इसको समझते हैं कि ये हमारा F है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया। हाइड्रोजन का ऐड होने का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन होता है या रिड्यूसिंग होता है। जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन वहीं पे ही अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन होता है। सो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ है सो रिडक्शन हुआ है। अब अगर इस बेचारे के साथ रिडक्शन हुआ है तो क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है, नहीं, इस बेचारे के साथ तो रिडक्शन हुआ है, तो जो इसके साथ वाला था वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। सो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, H2O हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और हमेशा ध्यान रखना है, कभी ये गलती मत करना कि इस साइड से कोई एजेंट निकाल दो, हमेशा लेफ्ट साइड पे जो होते हैं वहीं से ही आपका रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकल के आता है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में देखो FeO3। सो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, अगर हम इसकी बात करें यहां से अगर मैं इधर लेके जाऊं, क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है बच्चे। सो अगर इसके साथ रिडक्शन हुआ है तो साथ वाले के इसके काम करा गया है। सो ये जो CO है ये बन गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सा आप देख लो यार, रिडक्शन किसके साथ हुआ है, जिस बेचारे के साथ रिडक्शन हुआ उसकी तो कोई गलती नहीं, तो साथ वाले को दे दो कि इसकी वजह से हुआ है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, 2H2O प्लस O2, 2H2O बन गया। अब हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो क्या ऑक्सीजन मिला है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। अब ये ऑक्सीडाइज हुआ है, जो ऑक्सीडाइज होता है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। भाई खुद तो तू ऑक्सीडाइज हो गया, साथ वाले को तूने रिड्यूस कर दिया तो वो बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। सो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यही H2। तो क्या देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से समझाती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। या तो आप देखो दो पूरी इक्वेशन जब देखोगे ना, एक चीज बहुत क्लियर दिखेगी कि ये ऑक्सीडाइज हो रही है चीज या ये रिड्यूस हो रही है। सो आपने देख लिया जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और आपने देख लिया रिड्यूस हो रहा है। मान लो किसी इक्वेशन में कंफ्यूज हो और आपको समझ नहीं आ रहा, आपको ये दिख रहा है कि यार ये चीज रिड्यूस हो रही है, या किसी में आपको दिख रहा है ये ऑक्सीडाइज हो रही है। सो सिंपल, जो ऑक्सीडाइज होता है वो ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सिंपल समझेंगे भाई, ये रिड्यूस हुआ है दूसरे की वजह से तो दूसरा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, या अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है दूसरे की वजह से हुआ तो दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। सो सिंपल रखना है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन में एक पार्ट और था, डिफाइन अ रीडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे हमें रीडॉक्स समझाना है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन की बात नहीं करनी। सो सिंपल है, रिडक्शन क्या होता है बच्चे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमारा रिडक्शन होता है, एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हमारा रिडक्शन होता, सॉरी गेन ऑफ ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर, सिंपल।
चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन 32 सेज फर्स्ट पार्ट, व्हाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडेड। एसिड क्यों ऐड करते हैं? ताकि हम जो वाटर है, क्योंकि प्योर वाटर कभी कभी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो एसिड ऐड करके हम उसको क्या करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। ठीक है, वाई का आंसर हो गया। नाउ नेम द गैस लिब। अरे भाई ये क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है। कैथोड और एनोड पे कौन सी गैस होती है? कैथोड पे हमारी होती है बच्चे, क्योंकि कैथोड बड़ा वर्ड है, हाइड्रोजन गैस ज्यादा तो इसलिए हाइड्रोजन। एनोड पे हमारी होती है ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद फिर से राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एनोड एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट एथोड। सो क्या है, कैथोड सॉरी। सो क्या है इनके बीच का रेशियो? 1:8। ये तो तुम्हें याद ही हो जाना चाहिए। ठीक है, आंसर लिखोगे कैसे? ये पूरा मैंने दे रखा है, ये हो गया पूरा जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो। एंड नीचे जो वॉल्यूम पूछा था, देखो एक तरीका ये भी है, वो रेशियो तो है। एक मिनट देखना, रेशियो पूछा था, क्या पूछा था वो? अच्छा एक चीज और देखो, मैंने इसे यहाँ रेशियो लिखा है ना, ये पूछा है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड। तो क्या रिलेशनशिप है दोनों का? कि जो कैथोड पे है वो ट्वाइस होता है कंपेयर टू एथोड। मैं रेशियो पे चलेगी, यहाँ पे क्वेश्चन में रेशियो नहीं पूछा, इतने सारे क्वेश्चन में रेशियो पूछ रहे थे ना, इसलिए मैंने रेशियो ही बता दिया। अगर रेशियो पूछेंगे तो 1:8 है। यहाँ पे रिलेशन पूछा है तो सिंपल रखेंगे कि जो कैथोड पे गैस कलेक्ट होती है दैट इज ट्वाइस जो गैस कलेक्ट होती है एनोड पे। ठीक है, ये समझ आ गया। चलो इसी का ही सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड। अच्छा मैं लिख देती हूँ, दिस इज दी, कहाँ गया? सो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। सो व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। सो जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं, ये हमारा फोटो वो होता है, फोटो थर्म कौन सा होता है, फोटो डिकम्पोजिशन होता है। इसमें क्या होता है, सनलाइट में जब हम इसको रखते हैं तो यहाँ पे ये सेपरेट हो जाता है, सिल्वर मिलता है हमें। और जब हम कलर की बात करें तो ये जो AgCl होता है इसका कलर चेंज हो जाता है, व्हाइट कलर का होता है, और सिल्वर क्योंकि ग्रे होता है तो कलर चेंज देखने को मिलता है ग्रे कलर का। ठीक है, सो व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे एंड दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय द लाइट। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से लिख देंगे आंसर। चल लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। पहला उन्होंने पूछा है ए पार्ट डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जिसमें हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं वो अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, सो कैसे डिफाइन करेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। सो एक हमें देना है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, जैसे अगर हम NaOH, और क्योंकि ये क्या है, ये एक बेस है, मतलब थोड़ा सॉरी मैं आपको एसिड बेस वाले चैप्टर पे लिख जा रही हूँ, पर एक बेसिक चीज बता रही हूँ। ये एक बेस है, ये एक एसिड है। हमें पता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, जिसमें हमें सॉल्ट मिला और वाटर मिला। ठीक है, सो ये हमारा देखा जाए तो यहाँ पे क्या है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन इसमें Na के साथ Cl हो गया और HO और OH साथ में हो गए, H2O हो गए। सो ये हमारा एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। उसके बाद उन्होंने बोला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो ये यहाँ पे चलो Ag वाला ले लो, नहीं तो वो जो बेरियम सल्फेट वाला लेते हैं वो ले सकते हो, उसमें भी हमें एक प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। So question 34 says mention with reasons the color changes observed when, पहला है सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। अभी पढ़ा हमने सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है बच्चे, एंड लाइट में रखने की वजह से ग्रे कलर का, पहली बात तो वो सेपरेट हो जाता है, सो ग्रे कलर का हमें सिल्वर मिलता है, तो कलर चेंज ये होता है। कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो कॉपर जब हीट करा जाता है विद रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, बेसिकली कोटिंग बना देता है जो कि ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, तो कलर चेंज क्या देखा, रेडिश ब्राउन होता है, कौन सा कलर में हो गया चेंज, हमारा ब्लैक कलर में। ठीक है, ये सब अच्छे से लिखा हुआ है, मैं बस आपको ओरली समझा रही। थर्ड पार्ट है, अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक को जब आप करते हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो जो ब्लू कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है, तो ये कलर चेंज दिखता है। लिखोगे कैसे, जैसे यहाँ पे है व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू दिस फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टेक्स प्लेस व्हिच रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर एंड कलर चेंजेस टू ग्रे।
पहला पार्ट हो गया। दूसरा उन्होंने कॉपर वाला पूछा था, जो कॉपर पाउडर को स्ट्रांगली हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो कॉपर अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, कलर चेंज हो गया ब्लैक में। नाउ व्हेन अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर एंड द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 क्वेश्चन, अ शाइनिंग मेटल M ऑन बर्निंग गिव्स अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। याद करो, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, कब व्हाइट फ्लेम बनता मिलता है और फिर व्हाइट एशेस वाला कुछ मिलता है, मैग्नीशियम में। सो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। सो हमें क्या मिलता है, कौन सा हो गया, अच्छा आपसे पूछा है आइडेंटिफाई MnN। सो व्हाइट पाउडर जो बना वो Mg हो गया, N हमारा हो गया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और M हो गया हमारा मैग्नीशियम। सेकंड बोला है रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो ये रिएक्शन हो गया, बैलेंस कर लेते हैं इसको। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, इधर 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी फिर 2 आ जाएगा, तो 2Mg प्लस O2 एंड इट गिव्स आउट 2MgO। ठीक है, अच्छा एक मिनट, इसका जो आंसर मैंने लिखा है ये बैलेंस नहीं है, MgO2, तो यहाँ पे लगा दो 2 और इधर भी लगा दो 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास, डज M अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दिस रिएक्शन। सो M क्या है हमारा, Mg। अब ये बन गया MgO, तो क्या हुआ, इसने तो ऑक्सीजन गेन करी, सो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। ये तो हमसे पूछा है कि ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। सो द मेटल M और द मैग्नीशियम मेटल अंडरगोज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिला है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोले तो ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो आप देख रहे हो, अच्छा कुछ टॉपिक्स अब आपने फिगर आउट कर लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बेरियम सल्फेट वाले की कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो काफी रिपीटेड आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे मेरे साथ अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट पूछा है इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अरे भाई, नेम द गैस लिबरेटेड, एनोड और कैथोड पे अब तो तुम्हें रट जाना चाहिए। एनोड पे होती है ऑक्सीजन, कैथोड पे होती है हाइड्रोजन। ठीक है जी, व्हाई इज इट दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ऑन वन इलेक्ट्रोड इज 2 times दैट ऑफ द अदर। तो इसका यार एक सिंपल सी चीज है, क्यों टोवाइज होती है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे और हाइड्रोजन और उसको सेपरेट करते हैं तो 2H2O मिलता है हमें, तो वो टोवाइज होता है। नेक्स्ट पूछा है व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट एडेड टू वाटर। अगर वो एसिड ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसको आंसर कैसे करेंगे, अच्छा ये ठीक कर देते हो, एट कैथोड H2 is evolved and at anode O2 is evolved. ठीक है, now the gas which is collected is in double the amount during the electrolysis of water is hydrogen. Hydrogen gas है जो double amount में, this is because water contains 2 particles of hydrogen element as compared to 1 part of, देखो ना यार सिंपल H2O, तो हाइड्रोजन की 2 पार्ट है, जब ये होता है तो ये डिवाइड हो गया H2 और O2 में, जब बैलेंस करते हैं यहाँ पे 2 आ जाता है हमारा। सो हमने देखा कि जो है वो ट्वाइस होता है हाइड्रोजन। ठीक है, और यह सिंपल जैसे आंसर में लिखा है H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 है, इसलिए हाइड्रोजन गैस भी डबल निकलती है। ठीक है जी, नेक्स्ट पूछा था हमसे, अगर एसिड नहीं डालेंगे तो क्या होगा, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाय एडिंग ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वी मेक इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि हमें उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन 37 सेज 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वाज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड। तो कॉपर को हीट किया है, क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलता है। व्हाट चेंज टेक प्लेस ऑन हीटिंग, बता दिया मैंने क्या चेंज होगा, जब उसको वो हीट करेंगे तो एक ब्लैक लेयर दिखेगी जो कि कॉपर ऑक्साइड की होती है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड सब्सटेंस, सो अब वो कह रहे हैं जब हम जो हमें ये कॉपर ऑक्साइड मिला है, इससे जब हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब आप कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो फिर से ये कॉपर अलग हो जाता है बच्चे। मतलब यहाँ पे जो ब्लैक सब्सटेंस है ये रिएक्शन करके फिर से हमें कॉपर सेपरेट होके मिल जाता है और साथ में ये H2 का H2O हो जाता है, तो कॉपर फिर से हमें मिल जाता है, ये ब्लैक सब्सटेंस फिर से वही रेडिश ब्राउन सब्सटेंस मिल जाता है हमें। गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शंस, द नेम एंड द कलर ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन ईच केस। तो पहला केस था हमारा जिसमें हमने कॉपर का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, उसमें हमें मिला कॉपर ऑक्साइड। कलर चेंज क्या था, जो कॉपर है वो रेडिश ब्राउन होता है और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक, तो
तो ये कलर चेंज था, ठीक है। सेकंड में हमने क्या किया, वो जो कॉपर ऑक्साइड मिला है उसका रिएक्शन कराया H2 के साथ, तो जब कॉपर ऑक्साइड H2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो फिर से कॉपर को अलग कर देता है और H2 हो जाता है, तो फिर से वो ब्लैक कलर वाला रेडिश ब्राउन हो गया, ठीक है, क्लियर है। सो देखो इस तरीके से लिखोगे, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश द रेडिश ब्राउन सब्सटेंस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक सब्सटेंस ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये कलर चेंज, ये इक्वेशन होगी, सब ऐसे जो मैंने बोला है बस वो कैसे लिखना है ये सामने है आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। नाउ अ कंपाउंड ए इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, किसको यूज करते हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में, क्विक लाइम को, या हम बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। When dissolved in water, it evolves a large amount of heat and forms compound B। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो अब दो चीजें यहाँ पे आ गई, ए क्या है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम लिख देना, बी क्या है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ड लाइम, ठीक है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ए विद वाटर। सो ये रही केमिकल इक्वेशन, बैलेंस देख लो, कैल्शियम में ऑक्सीजन 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस इक्वेशन है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट 2 टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन में बी क्लासिफाइड। एक तो यहाँ पे बहुत सारी हीट भी लिख देते हैं, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हुई है तो ये एक्सोथर्मिक है, और दो चीजें कंबाइन हुई है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट देखते हैं आंसर कैसे लिखना है, वो यहाँ लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑल्सो राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच केस। सबसे पहले रिएक्शन इन विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म, अभी जो लास्ट देख के है हीट उसमें बहुत ज्यादा होती है, कैल्शियम ऑक्साइड वाला दे देना, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, वही कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करा देना। उसके बाद अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल, वो देखा था ना हमने, बैरियम सल्फेट जो हमारा बनता है वही वाला एग्जांपल दे देंगे, ये वाला हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, और ये होता है यहाँ पे, और ये हमें प्रेसिपिटेट मिला है, ठीक है। इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं जहां प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है बेटा। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सो क्वेश्चन 40 है क्वेश्चन हमारे पास। व्हेन पोटेशियम आयोडीन, सो पोटेशियम आयोडीन की बात हो रही है, मतलब Ki पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट मतलब Pb एंड नाइट्रेट हो गया NO3, ठीक है। सो यहाँ पे जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं सो क्या होता है, अच्छा एक मिनट, पहली बात तो ये पोटेशियम और यहाँ पे इसका 1 होता है लेकिन इसका तो 2 होता है, इसका रिएक्शन कराते हैं एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलता है, मतलब K के साथ आ जाता है NO3 और हमारे साथ जो Pb लेड बचा है उसके साथ आ जाता है I, आयोडीन का 1 होता है तो ये PbI2 हो जाता है, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला जब ये रिएक्शन होते, पहली बात तो हमने रिएक्शन पूरा कर दिया, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस प्रेसिपिटेट, नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। सो यहाँ पे कलर कौन सा कलर होता है, येलोइश, सो इसका कलर होता है येलो कलर होता है, एंड कौन सा, अच्छा इनमें से है कौन सा, लेड आयोडीन जो है वो कंपाउंड है जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। ऐसे नीचे का एरो लगा देते हैं दिखाने के लिए। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सो ये इक्वेशन लिख ली, एक बार इसको देख लेते हैं, बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ पे के एक है, इधर भी एक है, यहाँ पे 2 है, इधर 2 है, इधर भी 2 करना पड़ेगा, सो ये भी 2 हो जाएगा हमारा। Pb यहाँ पे एक है, इधर भी एक है, NO3 इधर 2 है, NO3 इधर भी 2 है, ठीक है, हो गया हमारी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट बोला है लिस्ट 2 टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन कैन बी प्लेस, कौन से, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा, दूसरा एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा है। आंसर कैसे करेंगे, पहला पूछा था प्रेसिपिटेशन येलोइश सॉलिड है एंड कौन सा है, लेड आयोडाइड है, ये हो गया जो मैंने अभी, हाँ एक चीज और देखना यार, जब ऐसी इक्वेशन लिखो ना ये मेंशन कर देना कि ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है, ठीक है, इस तरीके से बता देना। और लास्ट में पूछा था कौन से 2 में क्लासिफाई कर सकते हो, एक तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देख लो, 40 द लास्ट कि 39 स्किप हो गया एक, नहीं 40 करा है ना हमने, सो 41 पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन 41 says decomposition reaction required energy either in the form of heat or light or electricity for breaking down the
रिएक्टेंट। सो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें एक चीज होती है और वो फर्दर ब्रेक डाउन होती है 3-4 चीजों में। सो उसमें क्या है, या तो उसको हीट चाहिए, हीट करते हो तब ब्रेक डाउन होता है, या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या जैसे हमने वो सिल्वर क्लोराइड का देखा था उसको हम सनलाइट में रखते थे, या लाइट चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें चाहिए। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो देखो यहाँ पे क्या क्या है। इलेक्ट्रिसिटी में तो तुम अपना H2O वाला कर देना, कितने टाइम से करते आ रहे हैं। H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो H2 और O2 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, लाइट वाले में वही अपना सिल्वर वाला कर दो। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो उसमें सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है हमारा। उसके अलावा बचा है हीट वाला, तो उसमें यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ, यही ले लेना। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर दे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड, इसमें मतलब कैल्शियम डाइऑक्साइड गैस आती है और कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। तो ये और भी कोई अगर एग्जांपल मिले कि इसको हमने हीट किया तो ऐसे बना, तो कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सो क्वेश्चन नंबर 42 सेज व्हाट हैपेंस व्हेन फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल आर लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेबल चेंजेस एंड सजेस्ट 3 वेज बाय व्हिच दिस फिनोमेना कैन बी प्रिवेंटेड। तो हमें पता है ऐसे लॉन्ग टाइम में वो छोड़ दे तो उसमें स्मेल वगैरह आने लग जाती है, रेंसिडिटी हो जाती है बेसिकली, और क्या चेंजेस दिखते हैं, टेस्ट चेंज हो जाता है और स्मेल आ जाती है उसमें। एंड उसके बाद प्रिकॉशंस बोले कैसे प्रिवेंट हो जाता है, वो देखा था ना हमने कि नाइट्रोजन गैस जो है उसको फ्लश कर दिया जाए, या एयरटाइट जार्स में रखा जाए, या एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाए, उससे वो हो जाएगा। मतलब उसको आप प्रिकॉशनरी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आंसर लिख देना। पहले डिफाइन कर दो कि ये रेंसिडिटी होता है, एंड उसके बाद 2 चेंजेस लिखेंगे वो बता दिए, जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो बता दिए। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से आंसर फॉर्म कर लोगे। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43। सो क्वेश्चन नंबर 43 सेज इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। सो ऑक्सीडेंट बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, और रिडक्टेंट बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। सिंपल सा है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस होता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे यहाँ पे ये MnO2 यहाँ पे क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे रिडक्शन हुआ तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। HCl की बात करें तो ये क्या हुआ है, इससे हाइड्रोजन रिमूव हुई है, मतलब ये तो ऑक्सीडाइज हुआ है। और अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट था या रिडक्टेंट था, तो ये हो गया हमारा रिडक्टेंट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सेकंड बी पार्ट पे बोला है गिव रीजन। पहला, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनर फैट। क्यों क्यों ऐड करते हैं, ताकि उनकी भैया अगर आप उसमें वो नहीं करोगे बहुत जल्दी रेंसिडिटी हो जाएगी, वो खराब हो जाएगा, तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए एंटीऑक्साइड्स डाले जाते हैं। नेक्स्ट पूछा है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सो जब हम इसको सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो फोटो डिकम्पोजिशन होता है, सनलाइट की वजह से वो डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोराइड में। सो यहाँ पे हमें जो सिल्वर है वो ग्रे कलर का मिलता है, इसलिए कलर चेंज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, और ये क्वेश्चन 5 मार्क के हैं। ठीक है, सो पहला है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन। सो पहला क्या बोला है, लेड नाइट्रेट। सो लेड हो गया Pb, नाइट्रेट हो गया हमारा NO3। आप यहाँ पे देखें तो ये 2 होता है, ये 1 होता है, तो ये यहाँ पे 2 लग जाएगा। ठीक है, आगे है पोटेशियम आयोडाइड, मतलब Ki, दोनों की वैलेंसी एक दूसरे के दोनों की 1 ही है। सो ये हो गया, प्लस नेक्स्ट क्या मिला हमें, लेड आयोडाइड। सो ये हो गया Pb और साथ में IPb की, लेड की 2 होती है, आयोडाइड की 1 होती है। सो ये Pb 2 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट पोटेशियम नाइट्रेट। सो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सो यहाँ पे दोनों की ही 1 होती है, सो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गई, यहाँ पे बैलेंस भी बोला था, देख लो बैलेंस है या नहीं। Pb 1 है, Pb 1 है, आयोडाइड 2 है यहाँ पे, तो इधर 2 लगाना पड़ेगा हमें। और देखो अब K2 हो गए तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। NO3 3 2 6, NO3 मतलब ये हमारा सॉरी NO3 2 है, यहाँ पे भी NO3 2 है, तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन देख लेते हैं, इज दिस अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जस्टिफाई योर आंसर, नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड एंड राइट द आयंस प्रेजेंट इन इट। सो पहले बड़े सारे सवाल पूछ लिए। डबल डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल, पहले Pb के साथ NO3 था, अब Pb के साथ I हो गया, K के साथ I था, उसके साथ NO3 हो गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्योंकि आयंस एक्सचेंज हुए हैं। इसके अलावा नेम द कंपाउंड, अब इसमें से प्रेसिपिटेट कौन सा होता
होता है हमारा, ये प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। सो हमारा लेड नाइट्रेट, लेड आयोडाइड, ये हमारा प्रेसिपिटेट हो गया। उसके बाद क्या पूछा है, इसके आयंस पूछे हैं हमारे। सो पीबी की वैलेंसी 2 होती है, 2 प्लस होता है। आई की बात करें तो उसकी वैलेंसी 1, तो वो 1 माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट, ये इसके सब आंसर दे दिया। अच्छा, लिखना है कैसे आंसर, ये आपको यहाँ पे मैंने पूरा वो रिएक्शन और कैसे आंसर लिखने हैं वो बता दिया है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, सिंपल बच्चे, कैल्शियम का जब हम रिएक्शन कर कैल्शियम ऑक्साइड का जब हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 इज पास थ्रू इट, जब हम इससे CO2 पास करते हैं, जब इससे हम फर्दर CO2 पास करते हैं, सो हमें कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। सो अब यहाँ पे इसको कैसे आंसर करोगे आप, पहले आपने बता दिया कि जो मेथड है वो क्या है कि आप इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में पानी ऐड करो, सो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ तक आपने उसका समझाया। फिर जब उन्होंने कहा कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या होगा, सो अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरी चीज एक्सप्लेन भी करेंगे और रिएक्शंस बोले उन्होंने तो दोनों के ही रिएक्शंस भी लिख के दिखाएंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन क्वेश्चन 45 हमारा कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। फटाफट से देख लेते हैं। When lead nitrate is heated strongly in a boiling tube, 2 gases are liberated and a solid residue is left behind the टेस्ट ट्यूब। सो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लेड नाइट्रेट। सो बच्चे लेड नाइट्रेट बोले तो हमारा PbNO3, जब हम इसको हीट कर रहे हैं, सो ये जब हीट किया जाता है तो आपको मिलता है लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन। ये सब चीजें तो 2 गैस मिलती हैं और एक लेड ऑक्साइड मिलता है हमें, ठीक है। सो नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड डिफाइन इट। कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, एक चीज थी और इतनी सारी चीजें हो गई। सो ये डीकॉम्पोजिशन, और क्योंकि हीट लगी है तो थर्मल डीकॉम्पोजिशन, जिसमें एक चीज हमारी बहुत सारे में सेपरेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ द कलर्ड गैस लिबरेटेड। यहाँ पे कलर्ड गैस कौन सी होती है हमारी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन से फ्यूम्स निकलते हैं इससे, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। क्वेश्चन भी किया था हमने, सो वो ये हो गई, ठीक है। तो इसका नाम लिख दिया हमने और कौन सी गैस हुई वो बता दिया। नाउ राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ये रही भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लास्ट बोला है नेम द रेसिड्यू लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब एंड स्टेट द मेथड बाय टेस्टिंग इट्स नेचर। अच्छा, स्टेट द मेथड ऑफ टेस्टिंग। अब हमें टेस्ट नहीं करके बताना, किससे करेंगे, किसी भी चीज, कोई चीज एसिडिक है या बेसिक, यूनिवर्सल इंडिकेटर से कर लेंगे। एंड इसमें से ये दोनों तो गैस है तो यही हमारे पास रेसिड्यू है जो बच जाएगा। और इसको आंसर कैसे करेंगे, ये देखो हर पार्ट को सेपरेटली समझा के यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इसी तरीके से आपने आंसर करना है, ठीक है। लास्ट जैसे अब उसने पूछा था तो क्या बचा है हमारे पास, लेड ऑक्साइड बचा था लास्ट में। एंड नेचर कैसा है उसका, इसको टेस्ट कैसे करेंगे, लिटमस पेपर से, वही यूनिवर्सल इंडिकेटर किसी से भी। और वैसे यहाँ पे इसमें बता भी दिया कि वो बेसिक है। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि आपको टेस्ट कैसे करोगे, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर। इसी के साथ हमारे ये 45 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आई कैन गारंटी यू, अगर ये सारे क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने खुद देखा कि इन 45 क्वेश्चंस में भी कितनी बार टॉपिक हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो यही टॉपिक्स है जो बार बार अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो अगर आपने इनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो आप अच्छे से क्या पाओगे कि इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाए आप उसमें पूरे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। सो नाउ आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। आपको अपडेट मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में कि नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा और कौन सा चैप्टर करेंगे, ताकि आपको मैं टाइम दे दूं कि आप प्रिपेयर कर सको चैप्टर, पूरा वीडियो देख सको एंड फिर PYQs करो, ठीक है। तो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।